हेलो फ्रेंड्स, दिस डॉक्टर नजर दिस साइड। तो अब हम लोग अपना टॉपिक इन्फ्लेमेशन का कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक हमने क्लासिफिकेशन देखी थी और कार्डिनल साइंस देखे थे और वर्चोस्ट्राइड क्या होता है उसको समझा था हमने। तो अब हम लोग वैस्कुलर इवेंट्स और सेलुलर इवेंट्स, बेसिकली हम लोग ये इवेंट्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें जो कार्डिनल फीचर्स है उनकी डिटेल समझ में आ सके कि उनके पीछे का मैकेनिज्म क्या होता है। तो वैस्कुलर इवेंट्स और सेलुलर इवेंट्स इसलिए भी हैं कि कार्डिनल फीचर्स क्यों क्यों बनाए गए हैं, उनके पीछे का मैकेनिज्म क्या है ये समझ में आ सके, और कि किस तरह से हमारी बॉडी बैक्टीरियल या कोई भी इन्वेडिंग इन्वेडिंग क्या कहते हैं पार्टिकल या सब्सटेंस को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने की कोशिश कैसे करती है। तो जब भी बैक्टीरियल या फिर इन्वेजन जब भी हमारे बॉडी को या सेलुलर लेवल पर टिश्यू लेवल पर जब भी इन्वेजन होता है तो हमारी बॉडी ये इवेंट्स के थ्रू इस इस इन्वेजन पार्टिकल को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी और इस दौरान ये हमारे अपने ही बॉडी को नुकसान कर बैठती है। तो इसलिए इन्फ्लेमेशन एक तरह से अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा इस चीज में है कि हमें वो 5 कार्डिनल साइंस भुगतने पड़ते हैं, एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, लेकिन अच्छा इस मामले में है कि वो जो इन्वेजन पार्टिकल या सब्सटेंस था उसे वो एलिमिनेट कर पाता है। तो लेट्स सी, अभी पहले हम लोग वैस्कुलर इवेंट्स समझेंगे। तो 4 वैस्कुलर इवेंट्स पढ़ने हैं एंड 7 सेलुलर इवेंट्स, एक एक करके वैस्कुलर इवेंट्स देखेंगे। तो अब हम लोग वैस्कुलर इवेंट्स एक एक करके देखेंगे। इससे पहले ये देखते हैं कि ये वैस्कुलर इवेंट्स एट मेजर साइट्स पे किन किन मेजर साइट्स पे ये इवेंट्स अकर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज और पोस्ट कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स। ठीक, तो ये 3 प्लेसेस हैं जहां पे ये वैस्कुलर इवेंट्स प्रिडोमिनेंटली देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, क्योंकि एट द सेलुलर लेवल या एट द टिश्यू लेवल कैपिलरीज ही है जहां पे ये एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस न्यूट्रिशंस हो रहा होता है। तो वहीं पे ये बैक्टीरियल इन्वेजन हो रहा होगा या फिर फंगल इन्वेजन या कोई भी फॉरेन इन्वेजन, एंटीजेनिक इन्वेजन हो रहा होगा। तो इसीलिए ऐसे साइट्स पर वैस्कुलर इवेंट्स को कराना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो एक एक करके अब हम लोग इवेंट्स देखेंगे। तो पहला इवेंट होगा वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक, अब वेजो कंस्ट्रिक्शन इसलिए कराया गया है, तो बेसिकली क्या है कि जब भी मान लो अगर मेरे यहाँ पे ये टिश्यू है और ये टिश्यू के सेल्स हैं। ठीक, तो अब मान लो ये टिश्यू है और यहाँ पे ये मेरा ब्लड वेसल है। ठीक, तो ब्लड वेसल से मान लो कि हमारा यहाँ पे ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अब बैक्टीरियल इन्वेजन हो गया है टिश्यू में, अब यहाँ पे बैक्टीरिया बैठा हुआ है। तो ब्लड वेसल क्या करेगी, ब्लड वेसल अब इस इन्वेजन को या इस डैमेज को कम करने की कोशिश करेगी और ये इवेंट ट्रांजिएंट होगा। क्यों, वो भी अभी समझेंगे। अब 2 चीज ये ब्लड वेसल कर सकती है। पहली चीज तो ये जब वेजो कंस्ट्रिक्ट करेगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन से ब्लड फ्लो कम होगा। ठीक है, इस एरिया में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा जब ये वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ताकि कि अगर ब्लड में बैक्टीरिया बैठा है तो वो यहाँ तक पहुंच ना पाए आसानी से, क्योंकि ब्लड फ्लो ही कम है इस एरिया में। ठीक है, और ब्लड और बैक्टीरियल पार्टिकल्स यहाँ पे आ ना पाए। पहली चीज, वेजो कंस्ट्रिक्शन का ये फायदा होगा। दूसरी चीज, जब ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगी तो ब्लड फ्लो अगर कम है तो जो न्यूट्रिशनल एक्सचेंज जो हो रहा होगा टिश्यू लेवल पर और ब्लड के लेवल पर, वो उसको भी रिड्यूस करेंगे ताकि ये जो हमारे बैक्टीरियाज हैं ये प्रोलिफरेट ना कर सके। तो इसलिए एक तरह से ये हमारा बॉडी का रिफ्लेक्स है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन एट फर्स्ट इवेंट है वेजो कंस्ट्रिक्शन, और इसी वजह से ये पहला इवेंट होगा टू रिड्यूस द, मतलब आगे ताकि डैमेज ज्यादा ना हो। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन एक रिफ्लेक्स की तरह काम करेगा, एकदम से वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा। अब रिफ्लेक्स है तो ये ट्रांजिएंट इसलिए है, ये छोटे ड्यूरेशन के लिए होगा वेजो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन बहुत सीवियर है कर दिया अगर मैंने, और या लंबे समय तक कर दिया, तो जो मेरा नॉर्मल टिश्यू है उस डिक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से ये नॉर्मल टिश्यू हाइपोक्सिया के इन डेंजर में आ जाएगा। तो हाइपोक्सिया से बचने के लिए भी हमें कुछ रखना पड़ेगा। इसलिए हाइपोक्सिया से तो मतलब मैंने वेजो कंस्ट्रिक्शन कराया, एक तरह से फायदा हुआ मेरा, लेकिन मेरे खुद की जो टिश्यू के सेल्स हैं वो हाइपोक्सिया के इन डेंजर में आ गए। तो इसलिए मुझे ये रिफ्लेक्स मेरे काम का तो है, लेकिन मुझे इसको शॉर्ट लिव्ड रखना पड़ेगा, ट्रांजिएंट रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये हो गई कि ये फर्स्ट इवेंट है, फर्स्ट वैस्कुलर इवेंट टू बी अकरिंग ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। ठीक, उसके बाद क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होने के बाद
एक तरह से रिवर्सल होगा और वेजो डायलेशन स्टार्ट होगा। अब इसको समझते हैं वेजो डायलेशन को। तो बेसिकली वेजो डायलेशन हो क्यों रहा है, तो दो इंपॉर्टेंट केमिकल मीडिएटर्स हैं यहाँ पे, हिस्टामीन और सेरोटोनिन। ठीक, तो हिस्टामीन और सेरोटोनिन एक तरह के वेजो डायलेटर्स हैं, तो वेसल को ये डायलेट कराएंगे। ये इसलिए पिक्चर में आए क्योंकि इसके चांस थे, हाइपोक्सिया होने के चांसेस थे ज़्यादा, क्योंकि हमें ये मालूम है कि ब्लड वेसल्स जैसे स्पेशली जो आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज एंड वेन्यूज हैं, तो दे आर इनर्वेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स। ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज करेंगी इनको, हिस्टामीन और सेरोटोनिन को। ठीक, क्योंकि हमारा जो वेजोमोटर टोन होता है दिस इज अंडर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, जिसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स बेसिकली गवर्न्स द वेजोमोटर टोन। ठीक, तो इस केस में वेजोडायलेशन इसलिए होने लगता है क्योंकि हाइपोक्सिया कम्स इनटू द पिक्चर एंड हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन इज रिलीज्ड। ठीक, हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रिलीज होगा तो ये जो ब्लड वेसल होगी, चाहे वो आर्टेरियल हो, चाहे कैपिलरी हो, चाहे वेन्यूल हो, वेजो डायलेट कर जाएगी। ठीक, और जब ये वेजो डायलेट करेगी तो ये जो मेरा ब्लड फ्लो डिक्रीज था ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब पिक्चर बदल गई है, अब यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया तो क्या होगा कि ब्लड जो आ रहा है, तो जो न्यूट्रिशनल एक्सचेंज या जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड बाहर आएगी, क्योंकि हमें ये मालूम है कि ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशन अवेलेबल है वो टिश्यू के सेल्स के पास जाना चाहिए, एंड दैट हैपेंस थ्रू डिफरेंट ग्रेडियंट प्रेशर्स, हाइड्रोस्टैटिक, ऑनकोटिक प्रेशर्स। ठीक, तो इनका जो प्रेशर का जो वेरिएशन होगा उसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में प्लाज्मा फ्लूइड ऊज आउट करेगी और फिर वापस अंदर चली जाएगी ब्लड वेसल में, एंड दैट हेल्प्स इन द डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस फॉर द सेल्स ऑफ द टिश्यू। तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, हिस्टामिन सेरोटोनिन ने करवा दिया वेजोडाइलेशन। अब अब इस वजह से क्या होगा कि प्लाज्मा फ्लूइड क्वांटिटी में ज़्यादा ऊज आउट करेगी। तो इस वजह से क्या होगा, जब एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में प्लाज्मा फ्लूइड ज़्यादा आने लगेगी और ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या देखने को मिलेगा, रेडनेस, क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया है, रेडनेस दिखेगा। और ब्लड हमें मालूम है, ब्लड इज द वन विच मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर ऑल ओवर द बॉडी। ठीक, तो बॉडी टेम्परेचर भी हमारा जो मेंटेन हो रहा था वो ब्लड की वजह से होता है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में, ये लोकल एरिया में वेजोडाइलेशन की वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज है। अब ब्लड फ्लो इंक्रीज है तो ब्लड ज़्यादा आएगा तो यहाँ का लोकल टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ये जो दोनों रीजंस है, रेडनेस और इंक्रीज इन टेम्परेचर, दे आर ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। पहली चीज, इंक्रीज ब्लड फ्लो क्यों हुआ, क्योंकि वेजोडाइलेशन हुआ। वेजोडाइलेशन क्यों हुआ, हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज हो गए थे टू रिवर्ट बैक द वेजो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी हमारे खुद के सेलुलर डैमेज की वजह से। हम खुद अपने ही सेल्स को डैमेज कर बैठे थे क्योंकि ब्लड फ्लो कम कर दिया था अचानक से हमने। तो इस वजह से रेडनेस, टेम्परेचर अब आ गया पिक्चर में, और हमें मालूम है कि रेडनेस और टेम्परेचर आर द टू ऑफ द कार्डिनल फीचर्स। इसको हम बोलते हैं रूबर और इसको हम बोलते हैं कैलर। ठीक है, तो ये हम जानते हैं। अब वेजोडाइलेशन हो जाएगा, अगर मान लो अगर ये मेरा ब्लड वेसल था, वेजोडाइलेशन हो गया तो ये वेजोडाइलेट हो गई। पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ पड़ा था, तो सेरोटोनिन और हिस्टामिन आए और वेजोडाइलेशन इसका करा दिया। अब वेजोडाइलेशन के बाद क्या होता है कि तीसरा स्टेप ऑफ द वैस्कुलर इवेंट इज द इंक्रीज इन वैस्कुलर परमिएबिलिटी। अब वैस्कुलर परमिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, ये जो मैंने आपको समझाया था ना यहाँ पे कि न्यूट्रिशनल एक्सचेंज करने के लिए प्लाज्मा फ्लूइड बाहर आती है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में, एंड देन द सेल्स यूज अप द न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस, और फिर उसके बाद ये प्लाज्मा फ्लूइड दो पाथवे से यहाँ से एलिमिनेट होती रहती है इस एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से। एक लिम्फेटिक के थ्रू ड्रेनेज हो रहा होता है और वापस ब्लड वेसल में भी एंट्री हो रही होती है। अंदर ब्लड वेसल के अंदर से प्लाज्मा फ्लूइड कैसे बाहर आई और वापस अंदर कैसे गई, वो समझने के लिए वैस्कुलर परमिएबिलिटी, इसको वैस्कुलर परमिएबिलिटी बोलते हैं, और इसको समझने के लिए हमें बेसिकली ब्लड वेसल के इनर लाइनिंग को समझना होगा। ब्लड वेसल की जो इनर लाइनिंग होती है वो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, उनके बीच में गैप्स होते हैं। उन गैप्स को क्रिएट करने के बाद प्लाज्मा फ्लूइड बाहर आ जाता है, क्योंकि अंदर ब्लड वेसल के प्रेशर है, ब्लड फ्लोइंग प्रेशर है, तो उस वजह से प्लाज्मा फ्लूइड बाहर यूज आउट करता है उन गैप्स के थ्रू। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि परमिएबिलिटी क्या चीज़ होती है। अब मान लो यहाँ पे मेरा
ये ब्लड वेसल है, ठीक, और ये मेरे एंडोथीलियल सेल्स हैं, ठीक। अब ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीलियल लाइनिंग या फिर एंडोथीलियल सेल्स। एंडोथीलियल सेल्स की एक खास बात है कि अगर मुझे इन्हें पहचानना होगा हिस्टोलॉजिकल स्टडीज में या फिर फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू अगर मुझे पहचानना होगा कि ये सेल्स हैं कौन सी, अगर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो दे आर बेसिकली CD34 पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। अब CD के बारे में हम लोग अलग से ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे कि CD मार्कर्स होते क्या हैं और कब यूज़ करते हैं और क्यों बनाए गए हैं, ठीक, और अलग अलग सेल्स के CD मार्कर्स अलग अलग होते हैं। तो बेसिकली ब्लड वेसल में एंडोथीलियल सेल्स हैं, ठीक। अब यहाँ से इस ब्लड वेसल में से मैंने बताया कि प्लाज्मा फ्लूइड बाहर आएगा, ठीक है। तो बाहर क्या क्या आ सकता है, सेल्स भी आ सकते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स आ सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लाज्मा फ्लूइड भी आएगी बाहर। प्लाज्मा फ्लूइड ही इनको लेके आएगी, सेल्स प्लाज्मा प्रोटीन्स को प्लाज्मा फ्लूइड ही लेके आएगी, ठीक है। तो ऐसे में जब सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स बाहर आते हैं तो इसको हम लोग एक्सुडेट बोलते हैं, ठीक। तो एक तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे जब फ्लूइड बाहर आने लगेगी तो हमारा जो वैस्कुलर परमेबिलिटी होगा उसकी वजह से क्या होगा, उस लोकल एरिया में स्वेलिंग होने लगेगी, और इसी स्वेलिंग को हम लोग कार्डिनल फीचर नंबर 3 या वन ऑफ द कार्डिनल फीचर ट्यूमर बोलते हैं। ये वो वाला ट्यूमर नहीं है, बिनाइन मैलिग्नेंट वाला ट्यूमर नहीं है। बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, बिकॉज ऑफ द फ्लूइड इन द एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट देयर इज अ लोकल स्वेलिंग नाउ। अब ये समझना जरूरी है कि वैस्कुलर परमेबिलिटी फायदा क्या करा रही है। फायदा इसलिए करा रही है कि जब फ्लूइड ज्यादा आने लगेगी तो उसमें से सेल्स जो हमारे फाइटिंग सेल्स होंगे, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होंगे, उनको रिक्रूट कर सकें, क्योंकि हमारे एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में बेसिकली अगर कोई इन्वेजन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्वेजन या एंटीजेनिक सब्सटेंस है, उसको एलिमिनेट करने के लिए मुझे अपने आर्मी वाले सेल्स चाहिए होंगे, सोल्जर्स चाहिए होंगे। तो WBCs, ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट, ये सब आएंगे, न्यूट्रोफिल्स। तो उनको आने के लिए एक पाथवे चाहिए, तो वो इसी पाथवे के थ्रू बाहर आएंगे, जिसको हम लोग वैस्कुलर परमेबिलिटी